अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ज्वार की फसल थी या बाजरे की, ये मुझे अच्छी तरह मालूम न हो सका। बहरहाल ऊंची ज़रूर थी। खेत चंद कदम चलने के बाद ख़त्म हो गया। अभी मैं फसल की ओट में ही था कि मुझे औरत के रोने बल्कि सिसकियाँ भरने की दबी दबी सी आवाज़ आई। मैं वहीं बैठ गया। मैंने ज़रा आगे होकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। मुझे इंसानी सहीयों का जो मंजर नज़र आया वो ये था कि ये दो आदमी थे। दोनों फसल की मींट पर खड़े थे। उनके दरमियान एक औरत ज़मीन पर बैठी बयान करने के अंदाज में दबी दबी सिसकियाँ भर रही थी। इतने में जो दोनों आदमी खड़े थे उनमें से एक ने खास डोगरा फौजी ज़बान में कहा, इसका मुंह क्या देख रहे हो? हवालदार मुरली राम है, तेरी चाची नहीं लगती। इस जुमले को सुनकर दूसरे आदमी ने ज़मीन पर बैठी हुई औरत के दोनों हाथ पकड़कर उसे खींचता बल्कि घसीटना शुरू कर दिया। औरत घसीटते हुए भी रोई जा रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि यह मामला क्या है। दोनों आदमी डोगरा फौज के जवान थे। उनमें एक हवालदार था जिसका नाम मुरली राम था, दूसरा भी सिपाही या नाइक या लांस नाइक होगा, और दोनों हिंदू डोगरे थे। और औरत यकीनी तौर पर मुसलमान मजलूम कश्मीरी खातून थी जिसको ये लोग पकड़कर अपनी चौकी पर ले जा रहे थे। हवालदार मुरली राम ने गुस्से में अपने साथी से कहा, ओए ज्ञानचंद, तुम्हें फौज में किसने भर्ती कर लिया था? इसको उठाकर कंधे पर डालो, ये गन मुझे दे दो। उन दोनों के पास मैंने अंधेरे में दो राइफलें देख ली थीं। मैंने सदरी की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ज्ञानचंद सिपाही ने बाकी कश्मीरी औरत को उठा लिया। औरत तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इस दौरान मालूम नहीं कैसे उन दोनों डोगरों को मेरी मौजूदगी का पता चल गया। हवालदार मुरली राम ने राइफल सीधी कर लिया। उसका रुख अंधेरे में मेरी तरफ था। मैं पीछे हट गया। वो बोला, ज्ञान है, इधर कोई आदमी है। दूसरे फौजी ने भी राइफल सीधी कर लिया। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं। हवालदार मुरली राम छलांग लगाकर मेरे सामने आ गया। कौन हो तुम? मैंने बैठे पहला काम यह किया कि रिवॉल्वर को लंबे कुर्ते की साइड वाली जेब में डाल दिया। अंधेरा होने की वजह से डोगरे को पता न चल सका। इसके साथ ही मैंने हाथ खड़े कर दिए और दिहाई देने लगा, सूबेदार जी, मैं किसान हूँ, खेत में पानी लगाने आया था, मुझे गोली न मारना। मैंने एक डरे हुए किसान की पूरी पूरी अदाकारी की। दूसरा डोगरा भी इस दौरान कश्मीरी लड़की को घसीटता हुआ मेरे पास आ गया। ये झूठ बकता है हवालदार, ये कश्मीरी कमांडो है, इसकी तलाशी लो। अब मेरे फुल एक्शन का वक्त आ गया था, बल्कि दोनों डोगरे खुद अपनी मौत को बुलाकर वहां ले आए थे। जाहिर है मेरे लंबे कुर्ते की पहलू वाली जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर था और मेरी तलाशी लेने की सूरत में वो ये रिवॉल्वर देख लेते और फिर उन्हें यकीन हो जाता कि मैं कश्मीरी किसान नहीं हूँ बल्कि कमांडो हूँ। मेरे पास 3-4 सेकंड ही थे। हवालदार मेरी तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सूबेदार जी, मेरी जेब में 4 रुपए हैं, वो ले लें, बेशक तलाशी लेकर देख लें। और इसके साथ ही मैंने इस तरह लंबे फरन की पहलू वाली जेब में हाथ डाले जैसे जेब में से 4 रुपए निकाल कर उन्हें दिखाना चाहता हूँ। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी जेब में सैलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर होगा। मैंने उनकी मिन्नतें करते और आजी से गिड़गिड़ाते हुए जेब में से रिवॉल्वर निकाला और एक के बाद दीगरे 2 फायर किए। मैंने कोई खास निशाना नहीं बांधा था, ऐसा करने का वक्त भी नहीं था। बस एक फायर हवालदार मुरली राम के जिस्म को टारगेट बनाकर, दूसरा फायर दूसरे डोगरे के जिस्म को टारगेट समझकर फायर कर दिया। इतना ख्याल मैंने ज़रूर रखा था कि गोली इनके सीने में दिल की तरफ लगे। मैं हैरान रह गया। दोनों डोगरे गोलियां खाने के बाद अपनी जगहों पर खड़े रहे, लेकिन उनके हाथों से राइफलें नीचे को हो गई थीं। मैंने 1 सेकंड ज़ाय किए बगैर उन पर एक एक फायर और कर दिया। इसके साथ ही एक तो आगे को गिर पड़ा और दूसरा पहलू के बल फसल में गिर गया। कश्मीरी औरत पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया था। वो ज़मीन पर जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। मैंने दोनों डोगरों की राइफलें उठाकर खेत की तरफ उछाल दी और औरत से कहा, बहन फिक्र न करो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। कश्मीरी औरत उठकर खड़ी हो गई। रात के अंधेरे में मुझे उसके कानों में गुच्छे नजर आए। ये फूलों के गुच्छे नहीं थे, चांदी की डंडियाँ थीं जो उसने अपने कानों में पहन रखी थीं। हाथ आसमान की तरफ उठाकर औरत ने कश्मीरी ज़बान में खुदा से कुछ कहा।
शायद वह खुदा अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने ऐन वक्त पर एक मुसलमान को भेजकर उसकी इज्जत को दागदार होने से बचा लिया था। मैंने कहा, मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें कहाँ छोड़ना है? मेरे पास एक खच्चर है। मैं पीछे जाकर खच्चर को आगे ले आया। कश्मीरी देहाती औरत ने टूटी फूटी उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी में बताया कि उसका घर पीछे गांव में है। ये डोगरे उसे गांव से उठाकर ले जा रहे थे। मैंने इस कश्मीरी औरत को खच्चर पर बिठाया और उसे उसके माँ बाप के पास गांव में पहुंचाने के बाद वहीं से कमांडर शेरवान की खुफिया कमीगाह की तरफ चल पड़ा। वहां तक पहुंचते पहुंचते आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा था। कमांडर शेरवान भी अभी तक अपने मिशन से वापस नहीं आया था। वो दिन चढ़े आया। मैंने उसे रात वाला वाक़या सुनाने की ज़रूरत महसूस ना किया। उसे कहा कि मैं पुल के गार का पूरा जायजा ले आया हूँ और सब कुछ ठीक हालत में है और अभी तक उस तरफ किसी इंडियन फौजी की नज़र नहीं गई। कमांडर शेरवान ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसने अपने मिशन की रुदात सुनाते हुए कहा, पुल के दूसरे सिरे पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहद सख्त है। रात के वक्त पुल पर बड़ी सर्च लाइट रोशन रहती है और फौजी कन्वॉय की गाड़ियां रात के वक्त भी पुल पर से गुजरती रहती हैं। मैंने सारी तफसील सुनने के बाद कहा, इसका मतलब है कि उस तरफ से तुम्हारा पुल को उड़ाने का जो मंसूबा था उस पर अमल नहीं हो सकेगा। कमांडर ने कहा, मैं अब भी ये कहूँगा कि अगर उस तरफ से हमने पुल को बारूद लगा कर ना उड़ाया तो सिर्फ एक तरफ के धमाके से पुल पूरी तरह तबाह नहीं होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मेरे इस सवाल पर कमांडर शेरवान ने अपनी चमकीली आंखों से मुझे गौर से देखा और मेरी तरफ थोड़ा सा झुक कर कहने लगा, सिर्फ एक तरीका रह गया है जिस पर अगर हमारा कमांडो ऑपरेशन कामयाब हो गया तो पुल का नामो निशान बाकी न रहेगा। मैंने पूछा, वो कौन सा तरीका है? कमांडर शेरवान कहने लगा, मैंने अपने इस कमांडो मिशन में बहुत सी मुफीद और खुफिया मालूमात हासिल की हैं। पुल की उस जानब दरख्तों के दरमियान फौजी लंगर है जहाँ इस पुल पर तैनात डोगरा फौजियों के लिए खाना वगैरह पकता है और चाय का बड़ा पतीला हर वक्त चढ़ा रहता है। मुझे अपने खुफिया ज़राए से यह भी मालूम हुआ है कि हफ्ते में 2 बार आधी रात के बाद पुल पर से गोला बारूद और असलहा से भरे हुए ट्रक गुजरते हैं। ये ट्रक रात के वक्त इसलिए गुजारे जाते हैं कि कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को इनकी खबर ना हो सके, क्योंकि पीछे कनवों पर हमारे मुजाहिद दिन के वक्त ही घात लगाकर अटैक करते हैं। यह भी पता चला है कि उन ट्रकों पर टैंकों और मोटर गनों के गोलों की भारी तादाद लदी हुई होती है और उसके आगे हर दूसरे ट्रक के दरमियान हिफाजत के तौर पर एक आर्मर्ड गाड़ी भी होती है। जब कमांडर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ तो मैंने पूछा, तुम्हारा ख्याल है हमें उन ट्रकों को उड़ाना होगा? ये कैसे मुमकिन है? तुम खुद कहते हो कि उस कन्वॉय पर सिक्योरिटी बेहद सख्त होती है और कोई परिंदा भी उनके नज़दीक नहीं उड़ सकता। कमांडर शेरवान बोला, मैंने तुमसे एक रात और एक दिन की मोहलत मांगी थी। रात गुजर गई है, अभी एक दिन की मोहलत का टाइम बाकी है। मैं 1 घंटे बाद उस करीबी गांव में जा रहा हूँ जहाँ से गवाले उस फौजी लंगर को दूध और मक्खन वगैरह सप्लाई करते हैं। कमांडर शेरवान 1 घंटे बाद दोबारा कमीगाह से निकल गया। उसने सारा दिन लगा दिया। जब शाम के साए गहरे हो रहे थे तो वो वापस आया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, कहने लगा, आज रात तुम मेरे साथ गवालों के गांव में जाओगे। मैं चाहता हूँ तुम्हारे सामने सारी बातें हों। हमने रात का खाना खाया और खच्चरों पर बैठकर रात के अंधेरे में पुल वाली जगह के करीब गवालों का जो गांव था उस तरफ चल पड़े। ये छोटा सा गांव था। गांव में बाहर बाड़े में मवेशी बंधे हुए थे। कमांडर मुझे एक मकान में ले गया जहाँ तंग सा लकड़ी का टूटा फूटा कमरा था। एक नौजवान कश्मीरी गवाले ने दरवाज़ा खोलकर हमारा खैर मकदम किया। कोठड़ी में लालटेन रोशन थी। गवाले ने अपनी बीवी को दूसरी कोठड़ी को जाने के लिए कहा। हमें सब्ज चाय प्यालों में डालकर पेश किया और बातें शुरू हो गईं। कमांडर शेरवान उस गवाले से सारी बात कर चुका था। ये कश्मीरी गवाला हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो कहने लगा, हफ्ते में हर बुधवार और हफ्ते की रात को पुल पर से गोला बारूद और असलहा से भरे हुए ट्रकों का कन्वॉय गुजरता है। ये सारा एमुनेशन जम्मू छावनी से आता है और वादी में मुकीम भारतीय फौज को सप्लाई होता है, जिसे वो मुसलमान कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और उनका बेदरी खून बहाते हैं। कमांडर शेरवान ने गवाले से कहा, क्या ये कन्वॉय पुल के पीछे किसी जगह ठहरता है?
यह सवाल करते हुए कमांडर शेरवान ने नीम मुतबस्सम चेहरे को मेरी तरफ किए हुए कहा था। ऐसा लगता था कि इसका जवाब वो मुसलमान कश्मीरी गवाले से पहले सुन चुका है और उसे मेरे सामने इस जवाब को दोहराना चाहता है। गवाले ने कहा, यह कनवाई पुल से थोड़ा पीछे आकर पहाड़ी सड़क पर एक तरफ होकर रुक जाता है। सारी गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे पहाड़ की दीवार के साथ लगी होती हैं। फौजी ट्रकों से उतरकर उसके सामने राइफलें और बरीन गन्ने लेकर पहरे पर खड़े हो जाते हैं। मैंने पूछा, ये कनवाई यहाँ किस लिए रुकता है? गवाला कहने लगा, यहाँ चूँकि फौजी कैंटीन यानी लंगर है, इसलिए पीछे बानिहाल और बाटूर से मुसलसल चले आ रहे कनवाई के फौजियों को चाय और एक एक पराठा दिया जाता है, जिससे वो ताज़ा दम हो जाते हैं। मैंने उससे सवाल किया, कनवाई पहाड़ी सड़क पर कितनी देर तक रुका रहता है और कनवाई में गोला बारूद के कितने फौजी ट्रक होते हैं? कश्मीरी गवाले ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक तरह से तो नहीं बता सकता। एक बार हफ्ते की रात को मैं दूध लेकर फौजी लंगर खाने गया था तो बारिश बड़ी तेज़ शुरू हो गई थी और मुझे रात फौजी लंगर के छप्पर तले ही गुजारनी पड़ी थी। उस रात मैंने उस फौजी कनवाई की गाड़ियों को आकर पीछे सड़क पर रुकते देखा था। लंगर के लांगरियों ने मुझे भी कनवाई के डोगरा और सिख फौजियों को चाय पराठे सप्लाई करने पर लगा दिया था। मैंने देखा था कि कनवाई के ट्रक कितने ही थे। मैंने गिने तो नहीं थे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 15-20 ट्रक तो ज़रूर होंगे। कश्मीरी गवाले ने हमें मज़ीद बताया कि ये फौजी ट्रक पुल से आधा फरलांग पीछे कोई आधे घंटे तक खड़े रहते हैं। इस दौरान कनवाई के ड्राइवर और दूसरे फौजी गाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, चाय के साथ गर्म पराठे खाते हैं, सिगरेट उड़ाते हैं और आपस में बड़ा हंसी मजाक करते हैं। आधे घंटे के बाद वो दोबारा अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और कनवाई पुल पर से गुजरना शुरू हो जाता है। मैंने कमांडर शेरवान से कहा, तुम्हारे जहन में क्या प्लान है? मेरा प्लान यह है कि जब उन धमाका खेज असला बारूद से लदे हुए ट्रकों का कन्वॉय ठीक पहाड़ी वाले पुल के ऊपर से गुजर रहा हो तो उन ट्रकों के गोला बारूद को आग लग जाए और सारे ट्रकों का इमोनेशन फट जाए। इसके साथ ही हम रिमोट कंट्रोल से पुल के दूसरे सिरे की बुनियादों के गड्ढों से लगे हुए बम ब्लास्ट कर देंगे। एक तरफ से ज़बरदस्त धमाके के बाद पुल का एक हिस्सा नीचे बैठ जाएगा, जबकि दूसरी जानिब पुल पर लाखों टन इमोनेशन के धमाकों के साथ ही पुल के जलते और फटते हुए फौजी ट्रकों के साथ ही पर खच्चे उड़ जाएंगे। कमांडर शेरवान की इन हालात में ये काबिल अमल स्कीम थी। वो कहने लगा, इसके सिवा मुझे कोई मंसूबा ऐसा नज़र नहीं आता जिस पर अमल करने से पूरे का पूरा पुल उड़ सके। हम अंग्रेज़ी में इसलिए बातें करने लगे थे कि मंसूबे की तफसीलात इस कश्मीरी गवाले से भी खुफिया रहें। अगरचे वो कश्मीरी मुजाहिदों के साथ था और हुर्रियत पसंद कश्मीरियों के साथ मिलकर 2-4 कमांडो ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुका था, लेकिन मंसूबे के सलमतन की राजदारी बहरहाल ज़रूरी थी, इस ख्याल से कि उसे ये महसूस न हो कि हम अंग्रेज़ी में इसलिए बातें कर रहे हैं कि कुछ बातें उसे छुपाना चाहते हैं। मैंने उर्दू में गुफ्तगू करते हुए गवाले से कहा, माफ़ करना भैया, हमें कुछ आदत सी पड़ गई है कि जब हम किसी टारगेट पर अटैक करने की बातें शुरू करते हैं तो अपने आप अंग्रेज़ी में बातें करने लगते हैं। ये मत सोचना कि हम तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कमांडर शेरवान ने भी उसे एतमाद में लेते हुए कहा, हम भारतीय फ़ौज के म्यूनिशन के कन्वॉय को एन उस वक्त धमाकों से उड़ाने की बात कर रहे थे जब कन्वॉय की सारी गाड़ियां पुल पर पहुंच गई हों। गवाले ने कहा, यह काम मुझे मुश्किल लगता है। मेरा मतलब है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम फौजी गाड़ियों में उस वक्त धमाके करवाने में कामयाब हो सकें जब वो पुल के ऊपर से गुजर रही हों। मैंने गवाले से मुखातिब होकर कहा, भाई गुलाम मोहम्मद, ये सारा काम हम खुद ही कर लेंगे, तुम्हें सिर्फ हमारी थोड़ी सी मदद करनी होगी। गवाले का नाम गुलाम मोहम्मद था। कहने लगा, मैं आप लोगों की हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। भारतीय गासे फौजियों के कन्वॉय और पुल को उड़ाते हुए अगर मैं खुद भी उड़ जाऊँ तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। हमने उसे कहा, ऐसी नौबत नहीं आएगी। इमोनेशन के ट्रकों के साथ न तुम उड़ोगे न हम, सिर्फ फौजी ट्रक उड़ेंगे, भारतीय फौजी उड़ेंगे और पुल उड़ेगा। मुझे क्या करना होगा? आप मुझे हुक्म करें। गवाले गुलाम मोहम्मद ने बड़े जज्बे के साथ कहा। उसे क्या करना था कमांडर शेरवान ने पूरी तफसील के साथ समझा दिया। यह सारा प्रोग्राम कमांडर शेरवान के जहन में पहले से तैयार था। मैंने भी कमांडो एक्शन की तफसील को बड़े गौर से सुना।
मेरे हिसाब से कमांडर शेरवान ने कन्वॉय को उड़ाने का जो प्लान बनाया था वो इस एतबार से हरफ आखिर था, लेकिन इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा कार नहीं था। गवाले मुजाहिद ने कमांडर शेरवान की बातों को तवज्जो से सुना। जब शेरवान ने अपनी बात ख़त्म करने के बाद उससे पूछा, तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। गवाले मुजाहिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को गवालों के भेष में मिलिट्री कन्वॉय में जाने के बाद ऐसी कोई हरकत करनी होगी कि किसी फौजी को आप पर ज़रा सा भी शक न पड़े, बाकी मैं संभाल लूँगा। बात यह थी कि जिस रात पुल पर से फौजी कन्वॉय ने गुजरना होता था, उस रोज़ कैंटीन यानी लंगर में शाम के वक्त भी फालतू दूध सप्लाई होता था, क्योंकि 10-15 फौजियों के लिए चाय बनानी होती थी। उस रोज़ जुमे का दिन था। दूसरे रोज़ जुमे और हफ्ते की रात को इम्यूनेशन लेकर भारतीय फौजियों के कन्वॉय ने पुल पर से गुजरना था, और पुल से आधी फरलांग पीछे कन्वॉय ने आध घंटे के लिए पहाड़ी सड़क के दरमियान रुकना था, और कन्वॉय के 50 के करीब फौजियों को पराठे और चाय सप्लाई करनी थी। जिस रात कन्वॉय ने गुजरना होता था, उस शाम को गुलाम मोहम्मद गवाला दूध के 3 वलटोहे लेकर जाता था। ये वलटोहे उसने खच्चर पर रखे होते थे, और उसके साथ उसका एक भाई भी होता था। तेज ये हुआ कि कल शाम को उसके साथ फालतू वलटोहे लेकर मैं और कमांडो शेरवान गवालों के भेष में जाएंगे। गुलाम मोहम्मद वहाँ ये जाहिर करेगा कि उसका भाई बीमार था, इसलिए ये उसके खालाजाद गवाले भाई हैं जो उसके साथ वलटोहे उठा कर ले हैं। हमें दूसरे रोज़ शाम को गवाले गुलाम मोहम्मद के घर पहुंचना था। पूरा मंसूबा तय करने के बाद हम वापस आ गया। मैंने कमीगाह में कमांडर शेरवान से कहा, अब हमें रिमोट कंट्रोल के ज़रिए फटने वाले ऐसे धमाका खेज मवाद की ज़रूरत है जो बारूद की सटीकों की शक्ल में न हो, क्योंकि हमें इतना मौका नहीं मिलेगा कि बारी बारी 10-15 ट्रकों में बारूदी सटीकें लगा सकें। इसलिए छोटे छोटे इंतहाई ताकतवर डिवाइस होने चाहिए। क्या आप लोग ऐसा कोई इंतज़ाम कर सकेंगे? कमांडर शेरवान ने कहा, हम भारतीय फौजियों को जहन्नम रसीद करते रहते हैं और उनके ठिकानों पर भी शब खून मारते रहते हैं। हम उनसे हासिल किया हुआ सलाहियत उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इंतहाई ताकतवर और जदीद तरीन ऐसे डिवाइस मौजूद हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कमांडर शेरवान उठ कर तय खाने से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में प्लास्टिक का डब्बा था। उसने डब्बे का ढक्कन खोलकर मेरे सामने रख दिया। डब्बे के अंदर निस्वारी रंग के कैप्सूल थे। कमांडर शेरवान ने एक कैप्सूल निकालकर अपनी हथेली पर रखा और कहने लगा, ये छोटा सा कैप्सूल इस कदर ताकतवर बम है कि इसका धमाका पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा सकता है। ये एक कैप्सूल बम इम्यूनेशन के हर ट्रक में मौका पाकर डाल देंगे। इसका रिमोट कंट्रोल हमारे साथ होगा। ये रिमोट रेडियो वेव से कंट्रोल होता है। उसने मुझे डब्बे के नीचे से एक छोटे कैलकुलेटर की तरह का रिमोट कंट्रोल दिखाया। उस पर सुर्ख रंग के छोटे छोटे कितने ही बटन बने हुए थे। कमांडर ने कहा, ये 20 पॉइंट हैं, इनको बारी बारी दबाकर हम कैप्सूल बमों के धमाके करते हैं। ये हाई टेक्निकल डिवाइस भारतीय फौज को भी पिछले साल ही सप्लाई हुए हैं। ये इसराइल ने भारत को दूसरे जदीद असले के साथ दिए हैं, जिसे भारत कश्मीरियों के घरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने जेब में से अपना वो रिमोट कंट्रोल निकाला जिसके साथ पुल के दूसरे पाए के नीचे गार्डों के साथ लगे हुए बमों का रब्ता था, और जिसके एक बटन दबाने से उन बमों ने फट जाना था। ये रिमोट पुराने मॉडल का था और इसके लिए एरियल के तार का होना ज़रूरी था, जबकि कमांडो शेरवान के रिमोट कंट्रोल से शुआएँ निकाल कर कैप्सूल के बमों में धमाका पैदा करती थीं। उनके लिए एरियल तारों का होना ज़रूरी नहीं था। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, हम ये सारे कैप्सूल बम साथ ले चलेंगे। हो सकता है कन्वॉय में 20 ट्रक ही हों। बिल्कुल ठीक है। उस रोज़ हम दोनों ने अपना हुलिया कश्मीर के देहाती गवालों जैसा बना लिया। कमांडो खुद भी कश्मीरी था। उसे कश्मीर के गवालों के कल्चर का पूरा इल्म था। हमने वैसा ही हुलिया बनाया। हाथों में एक एक छड़ी रख लिया जिसे गवाले भैंसों वगैरह को हाँका करते हैं। सर पर गवालों वाली पुरानी मेली कुचेली टोपियाँ रख लिया। उस रोज़ हमने शेप भी न बनाए। मैंने बान यानी प्याल के बने हुए जूते पहन लिए और खच्चरों पर बैठकर दिन के वक्त गवाले गुलाम मोहम्मद के घर की तरफ रवाना हो गया। हम उसके घर पहुंचे तो दिन के 4 बज रहे थे। कैप्सूल बमों का डब्बा कमांडर के लंबे फर्न की जेब में था। रिमोट कंट्रोल भी उसके साथ ही था। उसने एक पिस्तौल भी रख लिया था जो ऑटोमेटिक था।
और एक बार ट्रिगर दबाने से 20 बार दबता था। ये ऑटोमेटिक पिस्तौल आजकल के कलशनकोव की तरह का था, मगर उसका सही छोटे साइलेंसर वाला रिवॉल्वर और पुल के दूसरे सिरे की बुनियादों में लगे हुए बमों का रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में था। गवाला गुलाम मोहम्मद हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। कमांडर ने कैप्सूल बमों का डब्बा खोल कर दिखाया और कहा, इनमें से एक एक कैप्सूल हमें कन्वॉय के हर ट्रक में डाल देना होगा। इसके बाद रिमोट के बटन दबाने से ये बम फटते चले जाएंगे और इनके साथ ट्रकों में भरा हुआ गोला बारूद भी धमाकों से फटना शुरू हो जाएगा। गवाला गुलाम मोहम्मद बड़े गौर से कैप्सूल बमों को देखने लगा। ये तो मुझे कोई दवाई की गोलियां लगती हैं। कमांडर शेरवान मुस्कुराते हुए बोला, ये इतने ताकतवर बम हैं कि अगर इसे किसी 4 मंजिला इमारत की बुनियादों में रख दिया जाए तो बटन दबाने से धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ जाएंगे। गुलाम मोहम्मद ने बड़ी अक्लमंदी की बात की। कहने लगा, तो फिर ये बम आप लोगों ने पुल के ऊपर छुपा कर क्यों नहीं डाल देते? कमांडर शेरवान ने जवाब दिया, सिर्फ पुल के ऊपर रखने से इतने ताकतवर फौलादी पुल पर धमाका तो ज़रूर होगा, मगर पुल को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता जितना असला से भरे हुए ट्रकों के फटने से नुकसान पहुंच सकता है। ट्रकों के धमाकों के साथ फटने से पूरा पुल उड़ जाएगा। तो मैं वहाँ ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि हम दोनों में से किसी एक को इतना मौका मिल जाए कि एक एक कैप्सूल हम एक एक ट्रक में डालते चले जाएं।